नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। DS नॉलेज डॉट इन यूट्यूब चैनल में आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन सीरीज का वीडियो पार्ट 5, जिसमें हम 201 से 250 तक विज्ञान के ऐसे 50 प्रश्न जो कक्षा 10, 12 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको लेके आए हैं। इन क्वेश्चनों में मैंने RBSC की किताब, NCERT की किताब और कंपटीशन की किताब में से चुनिंदा क्वेश्चनों को शामिल किया है, जो परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर उस स्टूडेंट के लिए जो पढ़ता है उसके लिए भी ये विज्ञान के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। विटामिनों में से विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी हमें मिलता है और ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे तीव्र गति से बनता है। विटामिन डी से हमारी शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी भी हो जाती है। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर के क्षेत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर में है। यह जनरल नॉलेज के अंदर भी पूछा जाता है, साइंस के अंदर भी पूछा जाता है कि भारत में पहला परमाणु संयंत्र स्थापित कहाँ हुआ, तो उसका उत्तर होगा तारापुर में। स्वतः जनन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन किसे कहते हैं या किसने दी? तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी स्वतः जनन का सिद्धांत लुई पाश्चर ने इसका खंडन किया और अरस्तु ने इसको दिया। यानी अरस्तु ने स्वतः जनन का सिद्धांत दिया और लुई पाश्चर ने इसका खंडन कर दिया। जीवन की उत्पत्ति आदि सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन के विषाणु समान कणों के रूप में अब से लगभग 3.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। ऐसा माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति सागर के अंदर हुई, वहां पर न्यूक्लियोप्रोटीन विषाणु के रूप में हुए और वो लगभग उस समय 3.7 अरब वर्ष पूर्व ऐसी घटनाएं घटित। बैक्टीरिया जीवाणु की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया या जिसे हिंदी में जीवाणु कहते हैं, इसकी खोज की। तो 206वें नंबर पर प्रश्न है अपना, जीवन के उद्गम की जीव रासायनिक परिकल्पना या भौतिकवाद या पदार्थवाद का प्रतिपादन रूसी वैज्ञानिक AI ऑपेरिन एवं JVS हेल्डेन ने किया। यानी जीवन के उद्गम, जीवन की उत्पत्ति का सबसे पहला और सबसे ज्यादा मान्य जो सिद्धांत दिया वो AI ऑपेरिन और JVS हेल्डेन ने दिया। ऑरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक AI ऑपेरिन, जिन्होंने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत दिया। प्रथम जटिल कार्बनिक यौगिक कोएसरवेट, यानी सबसे पहले सरल अणुओं से जटिल कार्बनिक जो यौगिक बना वो है कोएसरवेट। ये कई प्रतियोगी परीक्षा, कई नीट्स की एग्जाम, बोर्ड की एग्जाम में बहुत बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम जटिल कार्बनिक यौगिक का नाम है, तो उत्तर होगा कोएसरवेट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा प्रकाश तरंग दैर्ध्य का अवशोषण का घटनाक्रम सबसे लाल, नीला, पीला, यानी सर्वाधिक से न्यूनतम जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। केल्विन चक्र, जिसे हम शीतत्री चक्र भी कहते हैं, इसकी खोज मॉल्विन, केल्विन और वेन्सन ने मिलकर के की, इसीलिए इसे केल्विन चक्र भी कहते हैं। स्टेथोस्कोप की खोज, जिससे डॉक्टर मरीज को देखते हैं, उसकी खोज रेने लेनेक ने की। हैच और स्लेक ने, जिसे हम हैच स्लेक चक्र को C4 चक्र के नाम से भी जानते हैं, इसकी खोज एक बीजपत्री पौधों में की। हैच स्लेक चक्र या C4 चक्र, क्योंकि इस C4 चक्र की खोज हैच और स्लेक नामक वैज्ञानिक की, इसलिए इसे हैच स्लेक चक्र भी कहते हैं। इसकी खोज एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर की। पोटेशियम का रंध्रों के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न आता है कि रंध्रों के खुलने और बंद होने में
सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है वो होता है पोटेशियम का, जिसे हम K से व्यक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न आता है कि प्रकाश अभिक्रिया का दूसरा नाम है, उत्तर होगा हिल क्रिया। अगला एक प्रश्न इसमें से यह भी बनता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया किस जगह संपन्न होती है? तो ये हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है यहाँ से ये कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? तो हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में। तो ग्रेना याद रखना है जहाँ पर प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? उसका उत्तर होगा लाइनोलिक अम्ल सर्वाधिक वसीय अनिवार्य अम्ल। विटामिन की खोज किसने की? प्रश्न बहुत बार आता है, विटामिन की खोज किसने की? F.G. हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की। जमने वाले तेलों में लिनोलिक और लिनोलिनिक असंतृप्त वसीय अम्लों की अधिकता होती है। जो तेल जम जाते हैं उनमें लिनोलिक की मात्रा और लिनोलिनिक की मात्रा ज्यादा होने के कारण तेल जमते हैं। माल्टोज अंकुरित बीजों, सुक्रोज गन्ने, लैक्टोज दूध में उपस्थित होता है। यानी माल्टोज है वो अंकुरित बीज में, गन्ने में सुक्रोज और दूध में लैक्टोज उपस्थित होता है। नियासिन के और विटामिन डी का शरीर में संश्लेषण या सिंथेसिस होता है। विटामिन ई जिसे हम टोकोफेरोल भी कहते हैं, विटामिन ई का दूसरा नाम टोकोफेरोल या रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, वो बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है, क्योंकि इसकी कमी से व्यक्ति के अंदर या महिला के अंदर बांझपन आ जाता है, इसलिए इसे बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि फलों की शर्करा किसे कहा जाता है? उत्तर होगा फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहा जाता है। एंटीजन की खोज विलियम हार्वे ने की। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई व के को कहा जाता है। यानी ये वसा में घुलनशील विटामिन है वो है ए, डी, ई और के। जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर आ जाती है सारी, और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। रुधिर कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रश्न आता है कि रुधिर कोशिकाओं जो ब्लड सेल्स बनती है उसके बनने की क्रिया को या प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हीमोपोएसिस। क्या कहते हैं? हीमोपोएसिस। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था पिछले वीडियो में, जब हमने आपको विस्तार से इसके बारे में बताया कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। छोटी आंत में ही पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाचन की सर्वाधिक क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो छोटी आंत में पाचन की क्रिया लगभग पूर्ण। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग व वेस्ट ने की। दांतों का इनेमेल सबसे कठोर पदार्थ होता है। मनुष्य के अंदर दांतों के ऊपर जो इनेमेल का कवर होता है वो सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। पीनियल ग्रंथि को लैंगिक जैव घड़ी भी कहा जाता है। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि को लैंगिक जैव घड़ी कहा जाता है? तो वो है पीनियल ग्रंथि। ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ये जल में और थल में दोनों जगह ये ब्रायोफाइट्स प्रकार के पादप पाए जाते हैं, इसलिए इसे उभयचर कहा जाता है। हरे नारियल का दूध या पानी तरल भ्रूणकोश होता है। नारियल का पानी होता है दूधिया कलर का, वो क्वेश्चन पूछा जाता है वह कौन सा भाग होता है? तो वो होता है भ्रूण। क्या होता है? भ्रूणकोश। हाइडेथोड जल स्राव करने वाली ग्रंथि है। ये हाइडेथोड ग्रंथि
होती है जो वाटर सिक्रेशन करने का कार्य। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो उत्तर होगा ए फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो अम्लों से। एमिनो अम्लों की संख्या 20 होती है। किसी भी जीव के निर्माण के लिए एमिनो अम्लों की संख्या 20 होती है। अब हाल ही में करंट साइंस ने 21वां और 22वां एमिनो अम्ल भी खोज लिया है जो जीव के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। 10 प्रकार के एमिनो अम्ल का संश्लेषण शरीर स्वयं, जबकि 10 अम्लों को बाह्य स्रोतों से पूरा किया जाता है। यानी जो 20 एमिनो अम्ल है उनमें से 10 का निर्माण तो बॉडी अपने आप ही कर लेती है और 10 का जो है बाहर से हम जो भोजन लेते हैं उनके उनसे जो है पूरा करती है। किडनी स्टोन, भोजन में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तो ऑक्जेलेट का जमाव हो जाता है। इस ऑक्जेलेट के जमाव के कारण ही किडनी स्टोन होता है। पेशी संकुचन के लिए कैल्शियम आयन की आवश्यक होता है। जो मस्कुलर कंस्ट्रक्शन होता है, कंट्रक्शन होता है, पेशी संकुचन, उसके लिए सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट होता। पीडीटी की खोज पॉल और मूलर ने की। अस्थि में ओसिन प्रोटीन और उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। ये पूछा जाता है कई बार। बोन एंड कार्टिलेज, बोन में ओसिन प्रोटीन होती है और कार्टिलेज यानी उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। प्लीहा, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं, आरबीसीज की अतिरिक्त मात्रा संग्रहित या स्टोर होती है। यह रुधिर बैंक कहलाती है, इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। गर्भस्थ शिशुओं में आरबीसीज का निर्माण लीवर यानी यकृत और स्प्लीन में होता है। जब माँ के पेट में गर्भ होता है तब आरबीसीज का निर्माण जो है यकृत और स्प्लीन से होता है। जन्म के बाद मनुष्यों में आरबीसीज का निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। तो आरबीसीज का निर्माण जन्म के बाद मनुष्य में बोन मैरो के अंदर होता है। आरबीसीज में 1 लाख प्रोटीन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो एक प्रोटीन ग्लोबिन 96% होता है और रंजक हिम 4 से 5% होता है। ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। इसका डिटेल देखने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आरएच कारक की खोज किसने की? तो लैंड स्पिनर ने आरएच कारक की खोज की। यकृत विटामिन ए, बी तथा डी और यूरिया का संश्लेषण करता है। यकृत के शिरा पात्रों में कुफ्फर कोशिकाएं मृत आरबीसीज का भक्षण करती है। तो लीवर के अंदर जो शिरा पात्रों में कुफ्फर सेल्स होती है, वो जो आरबीसीज हमारे शरीर के अंदर हमेशा मरती रहती है, बनती रहती है, उनमें मृत आरबीसीज का भक्षण करने का कार्य करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का रुधिर में परिवहन पोटेशियम और सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो CO2 है उसका ब्लड के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पोटेशियम और सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ग्लाइकोलाइसिस, जिसे हम एमडेन मेयर ऑफ पाथवे या EMP कहते हैं, ये क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जिसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड की और कंपटीशन की परीक्षा में कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया या प्रोसेस कहाँ संपन्न होती है। तो हमें ध्यान रहे कि यह कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी के 4 अणु बनते हैं। यानी ग्लाइकोलाइसिस की जो पूरी प्रोसेसिंग कोशिका द्रव्य के अंदर होती है उसमें टोटल 4 एटीपी के अणु बनते हैं।
इन 4 में से 2 एटीपी के अणु जो पूरी प्रोसेस होती है उसके अंदर खर्च हो जाते हैं। शुद्ध लाभ होता है हमें ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 एटीपी का, यानी ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी बनते हैं परंतु 2 खर्च हो जाते हैं और शुद्ध लाभ होता है वो 2 एटीपी का। तो क्वेश्चन आता है कितने अणु बनते हैं, तो 4 बनते हैं। लाभ कितने का होता है, तो 2 एटीपी के अणुओं का लाभ। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज वाल्टन लिलेहर्न ने की। क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलाइसिस के बाद दूसरा महत्वपूर्ण चक्र होता है क्रेब्स चक्र, जिसे सिट्रिक अम्ल या टीसीए चक्र भी कहते हैं। ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है और क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 36 या 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। क्योंकि 36 या 38 इसलिए दिखाया है कि ग्लूकोज में जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेसिंग होती है, पायरुविक अम्ल बनता है, तो उस पायरुविक अम्ल का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश के आधार पर कौन से पद से प्रवेश करता है, उसके आधार पर 36 या 38 एटीपी के अणु का जो है प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से हमें 36 या 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। मानव में श्वसन का नियंत्रण केंद्र आम्लोगेटा है। देखिए हम श्वसन से संबंधित भी पिछली बार पढ़ा था कि जो श्वसन को जो कंट्रोल करने का, मुक्त या नियंत्रण करने का काम करता है वो आम्लोगेटा करता है। श्वसन से संबंधित पूरा वर्णन डिटेल से मैंने आपको पिछले मेरे ह्यूमन रेस्पिरेशन वीडियो में आपको बताया है, तो श्वसन से देखने के लिए उसमें देखते रहें। पत्तियों के स्टोमेटा यानी रंध्रों का खुलना, बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्थिति पर निर्भर करता है। मूत्र के यूरोक्रोम का निर्माण आरबीसीज के हीमोग्लोबिन से होता है और इस यूरोक्रोम के कारण ही मनुष्य के मूत्र का रंग पीला होता। तो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। आप इन्हें अपने नोटबुक में नोट करें और रिवीजन करते रहें, याद करते रहें। उम्मीद करता हूँ आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। आप अपनी परीक्षाओं की दृष्टि से ज्ञान बढ़ाने के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और विज्ञान के अन्य वीडियो मेरे डीएस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर देखते रहें। आने वाले समय में विज्ञान के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर पूरा डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं और ये विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हमारी आगे चलती रहेगी। इसके लिए आप देखते रहे और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।